गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हरियाणा एग्जाम ए टू जेड के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 जनवरी को स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज हम बात करेंगे चंपा नाम से किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हम आपको बताएंगे किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त घोषित किया। बताएंगे किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया। बताएंगे किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए औरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की। साथ ही बताएंगे औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई। बताएंगे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल किस तारीख को मनाई जाती है। साथ ही बताएंगे हाल ही में यूरोपीय संसद ने किस अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया। और बताएंगे भारत में विमान वाहक पोत के बारे में अब तक कितने हैं विमान वाहक पोत और हाल ही में ये चर्चा में क्यों है। बताएंगे किस आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल ने AIIB का उपाध्यक्ष का पद नियुक्त किया। साथ ही समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हम आपको बता दें प्रश्न 1, चंपा नाम से किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चंद्रशेखर पाटिल, राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, मोहन अग्निहोत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रशेखर पाटिल। चंद्रशेखर पाटिल चंपा नाम के एक मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रशेखर पाटिल। चंपा नाम से मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 9 जनवरी 2022 को 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पाटिल के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि कन्नड़ साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य है। अगला प्रश्न 2, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। हम आपको बता दें तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण बढ़ने के बीच जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति दे दी। बता दें कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई होती है। हालांकि सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी राज्य भर में दर्शकों की संख्या और अनिवार्य टीकाकरण सहित अन्य प्रतिबंधों के साथ जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति दी है। जल्लीकट्टू कार्यक्रम होता है तमिलनाडु में। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जल्लीकट्टू का संबंध भारत के किस राज्य से है। आपका आंसर होगा तमिलनाडु से। अगला प्रश्न 3, लीजेंड्स लीग क्रिकेट के निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच का आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है। मिताली राज, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, झूलन गोस्वामी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी। हम आपको बता दें लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने झूलन गोस्वामी को LLC की महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अपनी ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम में एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। LLC ने लीग के लिए सभी महिला मैच आधिकारिक टीम की स्थापना की है। ये इसके सभी महिला आधिकारिक टीमों में से पहली है जो एक संपूर्ण पुरुष लीग का संचालन करेगी। इस तरह इसका सही आंसर है झूलन गोस्वामी, जिसने लीजेंड्स लीग क्रिकेट में महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त घोषित किया है। अगला प्रश्न 3, किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली, बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य ने कि गंजम जिले ने खुद को जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। अगला प्रश्न 5, किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए
ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। बिहार, पंजाब, राजस्थान, असम। इसका सही आंसर है असम। असम राज्य ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक सूचना जारी की है। बात करें असम राज्य की, तो असम राज्य में है ओरंग नेशनल पार्क। हम आपको बता दें, असम सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। घड़ियाल, जिसे गेवियल भी कहते हैं, ये एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले थूथड़ के कारण अन्य से अलग होता है। मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है जिसे मगरमच्छ, घड़ियाल, कैमन आदि शामिल है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी असम। अगला प्रश्न 6। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है? इसका सही आंसर है फ्रांस। हाल ही में रक्षा मंत्री ने फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। अभियान की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी और टीम का नेतृत्व निमास के निदेशक ने किया था, जिसमें 12 लोग, 8 सेना के जवान और अरुणाचल प्रदेश के 4 युवा शामिल थे। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्थान है। अगला प्रश्न 7। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11 जनवरी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी विनम्र स्वभाव और मृदुभाषी व्यवहार व आम लोगों से जुड़ने की क्षमता से भारत की राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। वे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु 11 जनवरी साल 1966 में आज ही के दिन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ताशकंद समझौता के दौरान हो गया था। अगला प्रश्न 8। हाल ही में यूरोपीय सांसद के किस अध्यक्ष को इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया? चार्ल्स मिशेल, डेविड सासोली, एंटोनियो तजानी, मारिया ड्रेगियो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डेविड सासोली। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया। डेविड सासोली का जन्म 1956 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। डेविड सासोली को साल 2009 में पहली बार यूरोपीय संसद के अध्यक्ष चुने गए थे। वे साल 2014 से संसद के उपाध्यक्ष चुने हुए हैं। इसका सही आंसर होगा डेविड सासोली। अब हमारे स्पेशल सेशन में बात करेंगे भारत में विमान वाहक पोतों के बारे में। क्या है विमान वाहक पोत, भारत के पास कितने विमान वाहक पोत हैं और हाल ही में चर्चा में क्यों है? हम आपको बता दें, हाल ही में स्वदेशी विमान वाहक IAC, जिसे भारतीय नौसेना में प्रवेश करने के बाद INS विक्रांत कहा जाएगा, ने समुद्री परीक्षणों का एक और चरण शुरू किया है। INS विक्रांत भारत में बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, हाल ही में भारत में निर्मित पहला विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत। INS बात करें भारत में विमान वाहक पोतों के बारे में, तो हम आपको बता दें INS विक्रांत जो पहले था वो सेवा मुक्त हो चुका है। INS विक्रांत से शुरुआत, जिसने वर्ष 1961 से 1997 तक भारत की सेवा की। भारत ने वर्ष 1961 में यूनाइटेड किंगडम से विक्रांत का अधिग्रहण किया था और इस वाहक ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ। वर्ष 2014 में INS विक्रांत मुंबई में भंजन हुआ। यानी INS विक्रांत जो था, पहले जो INS विक्रांत था वो अब सेवा मुक्त हो चुका है, जो भारत का एक विमान वाहक पोत था जो कि इंग्लैंड से लिया गया था, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करें INS विराट की, वो भी सेवा मुक्त हो चुका है। INS विक्रांत के बाद सेंट्रो श्रेणी का वाहक HMS हर्मिस आया, जिसे भारत में INS विराट के रूप में नाम दिया गया और इसे वर्ष 1987 से 2016 तक भारतीय सेना को सेवा प्रदान की और ये भी अब सेवा मुक्त हो चुका है। अब बात करें INS विक्रमादित्य की, ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत और रूसी नौसेना के सेवा मुक्त एडमिरल गोरसोव बाकू से परिवर्तित युद्धपोत है। INS विक्रमादित्य का संशोधित कीव श्रेणी का विमान वाहक पोत है, जिसे नवंबर 2014 में भारत में कमीशन किया गया था।
अब बात करें INS विक्रांत की। INS विक्रांत की विरासत को सम्मान देने हेतु पहले IAC को INS विक्रांत के रूप में नामित किया जाएगा और इस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा। वर्तमान में इसका समुद्री परीक्षण चल रहा है। इसका परिचालन वर्ष 2023 में शुरू होने की संभावना है। इसके निर्माण ने भारत को अत्याधुनिक विमान वाहक बनाने की क्षमता वाले चुनिंदा देशों में शामिल किया है। हम आपको बता दें, एग्जामिनर